हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने वीक 3 के इस लेक्चर में, जिसमें बच्चों हम लोग करने वाले हैं ट्रांसलेशंस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे टेंसेस पूरे होने के बाद एक बार हम लोग हमारे टेंसेस के साथ ट्रांसलेशन को देखने वाले हैं कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, भले ही वो हमारे वोकैब्स हों या भले ही हमारे टेंसेस हों या फिर वो बेसिक कॉन्वर्सेशंस कैसे बनाई जाती हैं उनके बारे में बात हो, ये सब हम लोग हमारे क्लासेस में अभी तक देख चुके हैं, 3 वीक्स में देख चुके हैं। आज एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि जितना आपने लास्ट 3 हफ्तों में सीखा है, इस तीसरे हफ्ते के एंड के साथ आप लोग इसकी एक प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे साथ आज मिलकर। इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसकी जो प्रैक्टिस शीट आएगी बच्चे, वो आप लोगों को मंडे को मिलेगी, यानी कल मिलेगी, है ना। तो जो भी इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो आप लोगों को कल मिलेगी। आज आप एक बार इस क्वेश्चंस को जो भी आज हम लोग करने वाले हैं उनको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, उनको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ताकि उसके बाद जब आप लोगों को वो आपकी वर्कशीट मिले, प्रैक्टिस शीट मिले, तो आप लोग सारे सवालों की ट्रांसलेशंस खुद से कर पाओ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ट्रांसलेशंस। और वो भी कैसे करने वाले हैं, आज की क्लास में जो ट्रांसलेशंस हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश, है ना। क्योंकि अक्सर हमें यही चीज़ करनी होती है, दिमाग में जो बात आती है उसको हमें हिंदी टू इंग्लिश करके ही बोलना होता है, लिखना होता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी लाइन को कैसे बोलना है। यहाँ पर आपके पास 4 सेंटेंसेस ऑन अ पेज हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करा दूं, पर पहले आपको एक बात समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे को बताना है कि अब मैं क्या बोलूंगी इसका। अब मुझे यहाँ पर पता है कि क्या को मैं इंग्लिश में वर्ड बोलती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो मेरे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। तो व्हाट, फर्क, दैट इज डिफरेंस। अब देखो, पढ़ता है, पढ़ता है। अब मुझे पता है कि ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये नॉन एक्शन सेंटेंस हो गया, या फिर आपसे ये एक सवाल पूछ रहा है, एक्चुअली नॉन एक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है यार। तो यहाँ पर मुझे पता है कि जब मेरे को सवाल बनाना होता है, जब मुझे क्वेश्चन बनाना होता है, तो मैं डज वर्ड का प्रयोग करती हूँ। तब मैं क्या करती हूँ, मैं डज का प्रयोग करती हूँ। तो क्या बना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब देखो, यहाँ पर मेक्स क्यों नहीं आया, यहाँ पर मेक्स इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर डज यूज हो गया है। तो हम लोगों ने सीखा था कि डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यानी पहले केस के सेंटेंस से हमें ये चीज समझ में आई कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वहां पर आप लोगों को सेंटेंस का टेंस पता होना जरूरी है कि आप कौन से टेंस के अंदर अपने सेंटेंस की बात कर रहे हो। एक सेकेंड, हाँ। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से टेंस के अंदर अपने सेंटेंस की बात कर रहे हो। इफ यू नो द करेक्ट टेंस, देन आप लोग अपने सेंटेंस में गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा देखो, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। अब यहाँ पे देखो, अभी इस आज के बाद ये एक एक्स्ट्रा लाइन है। मेन सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे फोन कभी मत करना, मुझे फोन कभी मत करना। अब देखो, ये कभी मत, ये कभी मत को हम क्या कहते हैं, कभी फोन मत करना, कभी मत करना, या मुझे फोन कभी मत करना, या मुझे कभी फोन मत करना में कभी मत को हम लोग क्या बोलेंगे। देखो, कभी को हम लोग बोलेंगे एवर, और कभी मत के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट एवर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, कभी मत के लिए क्या वर्ड यूज होगा, डोंट एवर। अब है मुझे फोन, यानी कॉल मी अगेन, तो डोंट एवर कॉल मी अगेन। और यहां पर ये जो डोंट है ना, ये प्रेजेंट को दिखा देता है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस को दिखा देता है कि यहां पर डोंट एवर कॉल मी अगेन, मुझे आज के बाद कभी फोन मत करना। तीसरा, वो देर से उठता है, क्या हो गया, वो देर से उठता है। ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब देखो, ये है यानी ये सिंपल प्रेजेंट का केस हो गया, वो यानी ही। अब देखो, उठता है क्योंकि लड़का होगा, ही देर से उठता है। अब ये उठता है को मैं क्या लिखूंगी, वेक्स अप लेट। अब इसके 2 सेंटेंस बन सकते हैं, ही वेक्स अप लेट, ही वेक्स अप लेट,
ठीक है, एक सेंटेंस बन सकता है ही वेक्स अप लेट, वह देर से उठता है। ये उठता आएगा ना सब्जेक्ट, इंग्लिश का सेंटेंस देखो, इसमें एक चीज के बारे में खास ध्यान रखना, जब हिंदी का सेंटेंस बनता है ना तो वो SOV के फॉर्मेट से बनता है। ठीक है, हिंदी का जो सेंटेंस बनता है ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के फॉर्म से बनता है, और इंग्लिश का सेंटेंस कैसा बनता है? इंग्लिश का सेंटेंस बनता है SVO। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इससे आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस बनाना कैसे है। जैसे मैंने लिखा राम शाम को बाजार जाता है। जैसे मैंने लिखा राम शाम को बाजार जाता है, अब देखो सब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट, और जाता है मेरा वर्ब, ये हो गया हिंदी का सेंटेंस। जब इसको मैं इंग्लिश में चेंज करूंगी ना तो मेरा फॉर्मेट SVO आना चाहिए, यानी राम जाता है को मैं कैसे लिखूंगी? गोज, कहां जाता है? बाजार, गोज टू द मार्केट, कब जाता है? इन इवनिंग। सबसे पहले ये, फिर ये, और ये ऐसे चेंज होता है फिर, और ये इस डायरेक्शन से चेंज होता है। ऐसे जब सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करोगे, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके इसे बोलने में लाना पड़ेगा, तब आपके सेंटेंसेस ठीक बनने शुरू हो जाएंगे। अगला देखो, अब इसको हम एक देर से उठने वाला, अब इधर से याद रखना, कोई भी इंसान जो देर से उठता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देर से उठने वाले को हम लोग लेट राइजर भी बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस का दूसरा फॉर्म कैसे बनेगा? ही इज अ लेट राइजर, वो देर से उठता है, ही इज अ लेट राइजर। ठीक है, अगला देखो, वापस आते हुए मैं उसके घर गया। अब मेन सेंटेंस क्या है? मैं उसके घर गया। अब देखो यहाँ पर गया में ना तो है ना वह है, कुछ भी नहीं है, सीधा गया दिया गया है, यानी मुझे ये समझ में आ गया कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। तो मैं अभी वापस आते हुए को मैं छोड़ देती हूँ, मैं उसके घर गया, आए, गया को वेंट, हिज होम, आई वेंट टू हिज होम, कहां से? वापस आते हुए, ऑन दी वे बैक। वापस आते हुए को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन दी वे बैक। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब मेन सेंटेंस यहां से था मैं उसके घर गया, यानी आई वेंट टू हिज होम, क्योंकि मैं उसके घर गया तो आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया। मैं कैसे गया? ऑन द वे बैक, वापस आते हुए, ऑन द वे बैक। अब ये बैक किसको है? वापस आने के लिए, ऑन द वे यानी वापस आते हुए, वापस आने के रास्ते में। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला वाक्य देखिए, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे। अब मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, अब यहां पर पैसे होना, पैसे होना, यहां पर पैसे होने को कैसे दिखाया गया है? यहां पर पैसे होने को दिखाया गया है हैव मनी, हैव मनी। ठीक है, हैव मनी या हैड मनी, क्योंकि पास्ट है, पैसे होना हैव मनी, और पैसे होना था, और आपके पास पैसे होना था, तो पास्ट टेंस में वो कैसे हो जाएगा? हैड मनी। मनी पैसा होना, पहले पैसा होना हैड मनी हो जाएगा। ठीक है, हैव मनी और हैड मनी। आई हैड मनी मतलब मेरे पास पहले पैसा था। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, यानी आई हैव नेवर हैड मनी, या आई डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे। इसका एक ऐसे भी बन सकता है, और सिंपल भाषा में अगर बनाऊं, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, तो कैसे बनेगा? नहीं थे यानी डिड नॉट, नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा? डिड नॉट। तो एक सेंटेंस का तरीका ये भी होता है, लेकिन अगर आसान तरीका समझना है तो कैसे होगा? मेरे पास, तो यानी मेरे पास के लिए मैं क्या लिखूंगी? आई डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हैव मनी लगेगा, पैसा होना, आई डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे, या इवन यस्टरडे, कल भी है ना, तो इवन यस्टरडे, इवन यस्टरडे हो जाएगा कल भी। ठीक है, इवन यस्टरडे क्या हो जाएगा? इवन यस्टरडे हो जाएगा कल भी। इवन टुडे यानी आज भी, जहां पर भी आप इवन टुडे, इवन यस्टरडे कुछ भी लगा देते हो, उसका मतलब होता है आज भी। इवन टुमारो यानी उसका क्या हो जाएगा? कल भी।
ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये भी लगता है आज कल या कल के साथ, तो आप उसके पहले इवन वर्ड को लगा देते हो। आई नेवर हैड मनी का मतलब है मेरे पास कभी पैसे नहीं थे, इसको भी हम नहीं करेंगे, ये वाला छोड़ दो। आई डिड नॉट हैव मनी येस्टरडे। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगा, तो बच्चे यहाँ पे डिड नॉट इसीलिए लगा क्योंकि पैसे नहीं थे, तो इसके नेगेटिव को पास्ट टेंस में दिखाने के लिए डिड नॉट यूज होगा। फिर कई बच्चे सोचेंगे कि मैम यहाँ पे हैव क्यों लगा, हैव तो प्रेजेंट में लगता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर देखो पैसे होने था को हम लोग हैड मनी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट है, ये पास्ट को दिखा रहा है। और हमने सीखा था कि इसके साथ हमेशा V1 लगता है, तो हैड का V1 क्या हो जाएगा, हैव। और यहाँ पर ये हैव जो है ना, ये होने को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, ये होने को दिखाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। वह जल्दी उठता है। अब जैसे हम लोगों ने लेट राइजर किया था, वैसे ही हमने एक और वर्ड सीखना है कि जल्दी उठता है। जल्दी उठने वाला कौन होता है, अर्ली राइजर होता है। कौन होता है, अर्ली राइजर होता है। तो कैसे बनेगा, ही इज एन अर्ली राइजर। अब यहाँ पर एन क्यों यूज किया गया, क्योंकि A-E-I-O-U की साउंड के साथ, A-E-I-O-U की साउंड के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, बाकी सबके साथ अ यूज होता है। उसने IAS एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, उसने IAS एग्जाम पास कर लिया। अब देखो कर लिया है, कर लिया है नहीं लिखा, कर लिया, यानी ये कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। तो ही गॉट थ्रू द IAS एग्जाम। अब यहाँ पर गॉट थ्रू की जगह आप लोग एक और वर्ड भी लिख सकते हो, पास्ट। He passed the IAS एग्जाम। उसने क्या किया, he got through the IAS एग्जाम। यहाँ पे या फिर इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हो, he cleared the IAS एग्जाम। उसने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया, उसने एग्जाम को पास कर लिया, he got through the एग्जाम। तो यहाँ पर ये पास कर लिया के लिए तीन वर्ड्स हमने देखे, या तो got through लिख दो अच्छी इंग्लिश, या पास लिख दो, या फिर क्लियर्ड लिख दो। तीनों की तीनों चीजें सही मानी जाएंगी। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए तीनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ के देखते हैं। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। तो यहां पर मैंने एक वर्ड सीखा, काश। काश को मैं हमेशा लिखूंगी आई विश। आई विश, काश यानी आई विश, मैं उम्मीद करता था, काश, आई विश उसे मेरे दुख का एहसास हो। आई विश ही फील्स माई पेन। ठीक है, आई विश ही फील्स माई पेन, आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फील ऑफ माई पेन मतलब मेरे दुख का एहसास। तो यहाँ पर दुख का एहसास कैसे लिखा गया है, फील ऑफ माई पेन। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विश होता, I wished he felt my pain, पास में जाएगा। I wished he felt my pain, मैं उम्मीद करता हूँ काश उसे मेरा दुख दर्द फील होता। फील महसूस करना, यहाँ पर ये फील का फेल्ट का जो फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, जिसका मतलब होता है महसूस करना। तो काश उसे मेरा दर्द महसूस होता, या काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता। मे बी आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख दर्द का एहसास होता। मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। यहाँ पर रोज को हम लोग एवरीडे से शो करेंगे, और ये लास्ट में लगेगा या स्टार्टिंग में लगेगा। तो मैं न्यूज़पेपर, आई पढ़ता हूँ, रीड, आई गो थ्रू या आई रीड, वापस से आई रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे, गो थ्रू या रीड। ठीक है, रीड वर्ड को अच्छे से लिखने के लिए आप लोग गो थ्रू वर्ड का भी यूज कर सकते हो। गो थ्रू का मतलब है उसको देखना। ठीक है, रीड के लिए एक अच्छा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, गो थ्रू। ठीक है, अगला देखिए, अपने दिल को कैसे समझाऊं। अपने दिल को कैसे समझाऊं। अब मुझे किसी को समझाना है, मुझे किसी को मनाना है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे किसी को कन्विंस करना है। और मेरे को क्या, कैसे, मैं कैसे समझाऊं, यानी हाउ। हाउ, अब कैसे करूं, अब मेरे को सवाल बनाना है, डू आई। हाउ आई कन्विंस लिख दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। मुझे सवाल बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट,
मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं, या फिर हाउ शैल आई कन्विंस माई हार्ट, मैं अपने दिल को कैसे मनाऊं। इसे आप प्रेजेंट में भी ले सकते हो और इसे फ्यूचर में भी ले सकते हो, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी आप पूछ रहे हो और हो सकता है आगे समझाने के लिए भी पूछो कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। समझे, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, किसी को समझाना यानी उसे कन्विंस करना। ठीक है, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ शैल आई कन्विंस माई हार्ट। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, अब देखो दे रहा हूं यानी क्या हो गया, गिविंग, क्या हो गया, गिविंग या वाटरिंग। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं यानी या तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूं या आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गिविंग वाटर, आई एम गिविंग वाटर टू दी प्लांट्स। आप में से दोनों, आप में से बच्चों ने जो सेंटेंस बनाए होंगे, अगर ये बनाया होगा या दूसरा, तो वो दोनों सही माने जाएंगे। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं यानी गिविंग, और आई है तो इसीलिए एम हो जाएगा। अब मैं इसके लिए वाटरिंग वर्ड का भी यूज कर सकती हूँ। वाटरिंग का मतलब ही होता है पानी देना, आई एम गिविंग वाटर का मतलब भी होता है पानी देना, और वाटरिंग का मतलब भी होता है पानी देना। अब आप मान लो वाटर कर रहे हो तो आप वाटर सिर्फ प्लांट्स को कर सकते हो, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, यू आर नॉट वाटरिंग द क्या कहते हैं उन्हें, हमारे घर में मान लो कोई गेस्ट आ गया तो मम्मी ये नहीं बोलेगी गो एंड वाटर द गेस्ट, नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जाकर उन्हें पानी दे रहे हो। आई एम गिविंग वाटर टू दी गेस्ट्स। ठीक है, अगर मुझे गेस्ट को पानी दे, मैं गेस्ट को पानी दे रही हूँ तो आई एम गिविंग वाटर टू दी गेस्ट्स ऐसे बोला जाएगा, आई एम वाटरिंग दी गेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटरिंग यानी पानी देना ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये पौधों के लिए यूज किया जाता है, ये पौधे के लिए या पौधों के लिए यूज किया जाता है। पौधों को पानी देने को हम लोग वाटरिंग द प्लांट्स बोलते हैं। ये वाटरिंग और किसी चीज में यूज नहीं होता है, याद रखना। आई एम गिविंग वाटर टू द प्लांट्स सही माना जाएगा, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स सही माना जाएगा, लेकिन आई एम वाटरिंग द गेस्ट वो सही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ, वो जगह मैं पानी डाल रहा हूँ, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एम गिविंग वाटर टू द गेस्ट, तो वहां पर गिविंग जाएगा, वहां पर वाटरिंग वर्ड का यूज मत करना। अगर वो तुमसे बात ना करे तो, अगर वो तुमसे बात ना करे तो, इधर हमारे पास एक वर्ड आया अगर। ये अगर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये अगर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, अगर यूज किया जाता है बच्चे व्हाट इफ के लिए, व्हाट इफ, व्हाट इफ। और ये क्या है, ये आप उनसे पूछ रहे हो अगर मगर कि अगर उसने तुझसे बात नहीं करी फिर तू क्या करेगा। अब देखो सवाल है व्हाट इफ वो तुमसे बात ना करे तो, ये प्रेजेंट की बात है, ना करे तो, बात ना करे, बात ना करे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, डजंट टॉक। अब क्योंकि वो की बात हो रही है इसीलिए डजंट टॉक आएगा, डोंट टॉक नहीं आएगा। व्हाट इफ ही डजंट टॉक टू यू, क्या पता वो तुमसे बात ना करे, अगर उसने तुमसे बात नहीं करी तो व्हाट इफ ही डजंट टॉक टू यू। ठीक है, तो अगर के लिए आप लोग व्हाट इफ का यूज करोगे। फिर देखो बात ना करे तो, बात ना करे के लिए डजंट टॉक, और यहां पर क्योंकि वो दिया हुआ है मतलब हमें पता है कि एक के बारे में बात हो रही है। अगर यहां पर होता वह सब, अगर वह सब तुमसे बात ना करे तो वो क्या हो जाता, व्हाट इफ दे डोंट टॉक। ठीक है, अगर यहां पर होता यहां पर था वह, यहां पर अगर हो जाता है वह सब बात ना करे तो हो जाता डोंट टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को अपना जो वर्ड होता है उसे चुनना होता है। अगला देखेंगे, हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी, हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी, हमने रास्ते में के लिए एक वर्ड सीखा था ऑन दी वे। ठीक है, हमने क्या देखा, ऑन दी वे सीखा था, देखा था। अजीब चीज के लिए क्या यूज करेंगे, दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं, वियर्ड थिंग, वियर्ड थिंग, ऑकवर्ड नहीं करेंगे, ऑकवर्ड थोड़ा, ऑकवर्ड का मीनिंग अलग होता है। वियर्ड थिंग, वियर्ड थिंग, वियर्ड थिंग। हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी, हमने यानी वी, देखी के लिए सॉ, अ वियर्ड थिंग, हमने देखी एक वियर्ड चीज ऑन दी वे, ऑन दी वे। मुझे वर्ड आने चाहिए कि रास्ते किस वर्ड को क्या बोलना है, तो मैं सेंटेंस की ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकता हूं। अगला देखो, होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है मुझे पता है प्रेजेंट का केस हो गया। होनी को कौन टाल सकता है, फिर मैंने देखा अच्छा कौन है यानी हु आ जाएगा, तो मैंने लगा दिया कौन टाल सकता है।
डाल सकता है, सकता के लिए हम लोग कैन वर्ड का यूज करते हैं। हु कैन चेंज द डेस्टिनी या हु कैन स्टॉप द डेस्टिनी, डेस्टिनी को कौन रोक सकता है या डेस्टिनी को कौन बदल सकता है, किस्मत को या होनी को। ठीक है, ये होनी को के लिए वर्ड यूज किया गया है। होनी को बेसिकली हम इसे किस्मत को भी कहते हैं, किस्मत को कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, डेस्टिनी को कौन चेंज कर सकता है। आज मैं वहां जाने वाला हूं, आज मैं वहां जाने वाला हूं। अब देखो वाला हूं, जैसे मैं बोलती हूँ आज मैं घूमने जाने वाली हूँ या आज मैं मीटिंग में जाने वाली हूँ, मुझे पता है मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो जैसे मैं इसको सिंपली ऐसे ले सकती हूँ, आई विल गो देयर टुडे। सिंपल क्या बन जाएगा, आई विल गो देयर टुडे, मैं आज वहां जाऊंगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं सपोज टू भी लगा सकती हूँ, आई एम सपोज टू गो देयर टुडे। अब यहां पर याद रखना, जहां पर भी जाने की बात आती है, कुछ करने की बात आती है ना, आई एम सपोज टू, इसके आगे वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसीलिए यहाँ पर गो लगा, इसीलिए यहाँ पर गो लगा। आई एम सपोज टू गो देयर टुडे, आज मेरा वहां, आज मुझे वहां जाना है। ठीक है, आज मेरे को, आज मैं वहां जाने वाला हूं। जैसे मैं कहती हूँ आज वह खाना बनाने वाली है, आज वह खाना बनाने वाली है, तो क्या हो जाएगा, शी इज, फिर मैं क्या लगाऊंगी, सपोज्ड टू, शी इज सपोज टू मेक फूड, या फिर मेक लिख सकते हो या कुक फूड लिख सकते हो, कुछ भी। शी इज सपोज टू मेक या कुक फूड टुडे। इसको मैं ऐसे लिखूंगी वो तो भी सही माना जाएगा, शी विल कुक फूड टुडे वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, शी विल कुक फूड टुडे ये भी सही माना जाएगा। आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिख दो वो सही होगा। मैं हमेशा आपका आभारी या शुक्रगुजार रहूंगा, तो यहाँ पर आप लोग शुक्रगुजार के लिए तीन वर्ड यूज कर सकते हो। एक तो उन्होंने दिया इनडेटेड, इनडेटेड इसको बोलते हैं इन, कर्जदार होता है वैसे इसका मतलब, इन इनडेटेड। ठीक है, या फिर इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो ग्रेटफुल, या आप यूज कर सकते हो थैंकफुल। अब उन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया है मैं हमेशा, हमेशा, तो यहां पर हम लोग एक और वर्ड ऐड करेंगे ऑलवेज। हमेशा के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ऑलवेज। आई विल रहूंगा, देखो फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की, तो आई विल रिमेन या आई विल बी ग्रेटफुल थैंकफुल इंडेटेड टू यू, आपके लिए हमेशा मैं खुश शुक्रगुजार, आपका कर्जदार, हमेशा आपका आभारी रहूंगा। यू कैन यूज ऑल द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगला देखो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो कसर नहीं छोड़ने को मैं क्या बोलूंगी, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी कसर ना छोड़ने को मैं बोलूंगी नो स्टोन अनटर्न्ड। ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है जो आपको पता होना चाहिए। कसर नहीं छोड़ूंगा को बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, या फिर मैं कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ूंगा, और आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, आई विल लीव नो स्टोन या आई विल लीव नो एनी स्टोन अनटर्न्ड। यह कपड़े छोटे हो गए हैं, यह कपड़े छोटे हो गए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दीज, अब छोटे हो गए हैं, रिड्यूस्ड इन साइज तो नहीं लिख सकते, क्या बोलेंगे, दीज क्लोथ्स आर वॉर्न आउट, या दीज क्लोथ्स आर स्मॉल नाउ, श्रंक नाउ, श्रंक लिख दो, श्रिंक नाउ। छोटे होने का मतलब है सिकुड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, तो ये कपड़े क्या हो गए हैं, ये कपड़े श्रिंक हो गए हैं। अब काश मैं आपसे मिल पाता, अब हमने काश के लिए वर्ड सीखा आई विश, मैं आपसे मिल पाता, आई कुड मीट यू, आई कुड मीट यू, मिल पाता, आई होप आई कुड मीट यू। यह कमर तोड़ देने वाला काम है, कमर तोड़ देने वाला। अब इसमें कमर तोड़ देने वाले के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बैक ब्रेकिंग, पेनिंग मत करना, बैक एकिंग करना, दिस इज बैक ब्रेकिंग। कमर को तोड़ देने वाले के लिए बैक ब्रेकिंग वर्ड का यूज होता है, यह बैक ब्रेकिंग वाला काम है, यानी ये कमर तोड़ने वाला काम है, दिस इज अ बैक ब्रेकिंग वर्क, दिस इज अ
बैक ब्रेकिंग वर्क। समझ में आया? अगला सेंटेंस देखेंगे। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। तो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं कैसे लिखोगे? चप्पलें उल्टी पहनने को क्या बोलेंगे? चप्पलें उल्टी पहनने को बोलेंगे रॉन्ग साइड्स। यू हैव पुट ऑन या यू आर वियरिंग, इसको पहन रखी है ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है यू आर वियरिंग स्लीपर्स ऑन रॉन्ग साइड्स। आपने जो है वो चप्पलें जुराबे जो भी है वो उल्टी पहन रखी हैं, यानी यू आर वियरिंग स्लीपर्स ऑन द रॉन्ग साइड। या यू हैव पुट ऑन का मतलब भी होता है पहनना, ठीक है, पहनना। मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ। ये थोड़ा थोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। फिर खिलाओ यानी ईट, यानी फीड, यानी फीड मी, धीरे धीरे खिलाओ। फीड मी बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खिलाओ मुझे। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। अब चप्पलें उल्टी पहनना और चप्पलों का उल्टा पड़े होना में फर्क होता है। आपने राइट का पैर लेफ्ट में पहन लिया और लेफ्ट का राइट में पहन लिया, वो रॉन्ग साइड्स होता है। लेकिन सीधी भी पड़ी चप्पल, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी चप्पल है, मैं कैसे बनाऊं चप्पल? ऐसी होती है तुम्हारी चप्पल, कुछ अजीब सी होती है, मैंने कुछ बना दिया बस रैंडमली। मान लो तुम्हारी चप्पल ऐसे पड़ी हुई है, ये सीधी साइड है चप्पल की, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इस चप्पल को उल्टा पहन लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टी पड़ी हुई है, यानी वो उल्टी पड़ी है। उल्टी पड़े होने को हम क्या कहते हैं? अपसाइड डाउन कहते हैं। यानी आपकी किताबें उल्टी पड़ी हुई हैं, तो योर बुक्स आर केप्ट अपसाइड डाउन। आप जैसे अपनी किताब को ऐसे रखते हो, मान लो कि ये आपकी किताब है, ये आपकी किताब ऐसे पड़ी है, ये सीधी है। मान लो ये किताब ऐसे पड़ी है, ये किताब ऐसे पड़ी है, उल्टी पड़ी है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज केप्ट अपसाइड डाउन। तो जैसे आपकी चप्पलें अगर उल्टी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल उनकी साइड पलटी हुई है, नीचे वाली जो सोल वाली साइड है वो ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे? अपसाइड डाउन बोलोगे। योर स्लीपर्स, आपकी चप्पलें, यानी योर स्लीपर्स आर लाइंग, पड़ी हुई हैं को हम पड़े रहने को लाइंग बोलते हैं, या फिर रखे रहने को हम लोग केप्ट बोलते हैं। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं, आपकी चप्पलें आर लाइंग अपसाइड डाउन, या योर स्लीपर्स आर केप्ट अपसाइड डाउन, ठीक है। आर लाइंग की जगह आप यहाँ पर आर केप्ट भी यूज कर सकते हो। योर स्लीपर्स आर केप्ट अपसाइड डाउन, तुम्हारी चप्पलें जो है वो उल्टी पड़ी हुई है। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया, मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। अब बिना तैयारी यानी किसी चीज के ऊपर आपने कोई तैयारी नहीं करी, यानी ऑफ हैंड, यानी ऑफ हैंड। अब आपने इसके लिए अच्छा वर्ड यूज किया, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू देने गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, बिना तैयारी के। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू अनप्रिपेयर्ड, मैं बिना पढ़े ही इंटरव्यू देने के लिए चला गया। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू अनप्रिपेयर्ड या आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंडेड, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, वह शायद ही कभी मुझे मिल पाएगा, ठीक है, शायद ही कभी, शायद ही कभी, एवर कुड या कुड एवर। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, या वो शायद ही कभी मिल पाएगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे मिल पाएगा, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाता है, वह शायद ही कभी मुझे मिल पाएगा, तो क्या बनेगा? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वह कभी मुझे मिल पाएगा, क्योंकि शायद के लिए अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो सही नहीं बनेगी। तो ट्रांसलेशन को सही रूप देने के लिए यहाँ पर सेंटेंस को ऐसे बोला गया है, आई डोंट थिंक इफ ही कुड एवर मीट मी अगेन। इफ यहाँ पर अगर के लिए या शायद के लिए यूज किया गया है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो शायद ही कुड एवर, कभी भी मुझे मिल पाएगा। मैं, हमें अपना नहीं खाना चाहिए, हमें आपा नहीं खोना चाहिए, सॉरी हमें आपा नहीं खोना चाहिए, यानी हमें बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आना चाहिए। वी शुडंट लूज आर टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है आपा, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। वी शुडंट लूज आर टेम्पर, खोना चाहिए यानी खो देना, लूज कर देना। शुड नॉट, चाहिए, चाहिए के लिए आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो? चाहिए के लिए वैसे शुड यूज होता है, और नहीं चाहिए के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? नहीं चाहिए के लिए हम लोग जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा शुड नॉट। वैसे ही कैन वर्ड के लिए हम लोग सकता का
प्रयोग करते हैं सकता है, और कुड यूज होता है सकता था में, ठीक है, सकता था में। अभी के लिए इतना जान लीजिए। हमारे पास बहुत समय है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय, प्लेंटी ऑफ टाइम। मुझे तो बल्कि खुशी होगी, मुझे तो बल्कि खुशी होगी। अब देखो बल्कि के लिए, बल्कि के लिए, अरे मुझे तो बल्कि खुशी होगी यार, मैं बल्कि के लिए क्या वर्ड यूज करूंगी। ये जो हिंदी का बल्कि होता है ना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है रादर, रादर। आई विल रादर फील हैप्पी, इट विल रादर प्लीज मी, या रादर आई विल रादर बी हैप्पी। आई विल रादर बी हैप्पी, भाई मैं खुश होऊंगा उस चीज के ऊपर, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। जैसे मैं बोलती हूँ बल्कि मैं तो खुश रहूंगा उसके यहाँ से जाने पर, आई विल रादर बी हैप्पी इफ दे गो अवे, अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो मुझे खुशी होगी उस चीज से। शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की हो, शायद ही, अब देखो शायद ही, अब मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इफ समवन ट्राई टू लुक फॉर मी, शायद ही किसी ने, यानी आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, इफ समवन, अगर या शायद, किसी ने यानी समवन मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, ट्राइड कोशिश की होगी, ट्राइड टू लुक फॉर मी या ट्राइड टू फाइंड मी। आई डोंट थिंक इफ समबडी हैड ट्राइड टू फाइंड मी, इफ समवन हैड ट्राइड टू फाइंड मी, मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने ढूंढने की कोशिश करी होगी। जब शायद ही बोलते हो तो आई डोंट थिंक लगा देना उसके लिए, ठीक है। जब शायद ही बोलोगे तो उसके आगे आई डोंट थिंक लगा देना कि मुझे नहीं लगता भैया। मेरे कोट को पहनकर देखो, ट्राई माई कोट ऑन या ट्राई ऑन माई कोट, पहनकर देखने को ट्राई ऑन बोला जाता है, ट्राई ऑन माई कोट, इसको पहनकर देखना। पहनकर देखना। आज मैं किसी तरह बच गया, किसी तरह यानी समहाउ, किसी तरह यानी समहाउ, आज मैं किसी तरह बच गया। आई समहाउ एस्केप्ड टुडे, बच गया, बच गया नहीं, बच गया तो मतलब बच के निकल गया ना, तो एस्केप्ड या वेंट अवे, समहाउ आई सेव्ड, नहीं एस्केप्ड ठीक है, भाग गया या बच गया, बच के निकलना। बच के निकलना। मेहमानों की खातिरदारी करो, लुक आफ्टर दी गेस्ट, खातिरदारी करो यानी टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, खातिरदारी यानी लुक आफ्टर दी गेस्ट, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, मैं ये दिल से करना चाहता हूं, मैं ये दिल से करना चाहता हूं, दिल से करना चाहता हूं, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली पूरे दिल से। 50 सेंटेंसेस करेंगे बच्चों हम लोग, अभी हम लोग 33rd पे है। मैं ये दिल से करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू इट, करना चाहता हूं, वॉन्ट टू सीखा था ना, आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ। तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, तुम्हारा काम प्रेज वर्दी है, ठीक है, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के लायक है, तो प्रशंसनीय के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, प्रेज वर्दी यूज करोगे। तुम्हारा काम प्रशंसनीय है यानी योर वर्क इज प्रेज वर्दी। इस मामले में, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, किसी तरह, समहाउ, हम लोगों ने ये करा है ना पहले, किसी तरह को समहाउ, शायद कराया है ना मैंने, किसी तरह को समहाउ, किसी तरह यानी समहाउ, हाँ ये मैंने यहाँ पे कराया समहाउ वाला, किसी तरह, समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ, मामले को सुलझाना यानी सेटल करना, सेटल द मैटर, सेटल द मैटर, तो इस मैटर को सुलझाओ, सेटल दिस मैटर किसी तरह यानी समहाउ। अब देखो कि किस तरीके से जो बीच का वर्ड है वो लास्ट में आता है और जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आता है, टेंस जो है वो उसके साइड में आता है। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, लेट हैपन, होने दो यानी लेट हैपन, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, जो हो रहा है यानी जो यानी वॉट एवर,
जो भी या जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, या लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। ये सिंपल इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। ये इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी, बट इट्स अ गुड वोकैब, गुड स्टेटमेंट है ये। जो हो रहा है होने दो के लिए बोल दो लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, यानी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, भगवान को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेट दीज थिंग्स हैपन। तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। अब देखो सकते, टिक नहीं टिक सकते यानी कैन नॉट आएगा, यू कैन नॉट टिक सकते, स्टैंड अगेंस्ट मी। मेरे खिलाफ या मेरे आगे, मेरे आगे या मेरे खिलाफ, मेरे आगे का मतलब मेरे खिलाफ ही होता है ना, मेरे आगे का मतलब मेरे खिलाफ, कि तुम मेरे खिलाफ नहीं टिक सकते, तुम मेरे खिलाफ नहीं टिक सकते। मैंने बहुत कोशिश करी पर सब बेकार, मैंने बहुत कोशिश करी पर सब बेकार। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। जब सब बेकार, पर सब बेकार, ऑल इन वेन, बट ऑल इन वेन आता है, बट ऑल इन वेन। जैसे मैंने बोला नीट स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड, कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बट ऑल इन वेन। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत करी पर सब बेकार। बट ऑल इन वेन का मतलब हो गया बट सब बेकार, ठीक है। पर उसकी उस पर चोरी का इल्जाम है, इल्जाम है, इल्जाम है के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ, जो भी करा है उसने, मान लो चोरी करी है तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। मान लो उसने मर्डर किया होता, उस पर कत्ल का इंतजाम कह रही हूं, इल्जाम है, मान लो उस पर कत्ल का इल्जाम होता तो इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। जब भी इंसान कोई ना कोई गलती करता है, उसके ऊपर कोई भी कोई इल्जाम लगता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अक्यूज्ड ऑफ। तो द पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ व्हाटएवर, जो गलती या जो भी क्राइम उसने किया है। जुबान फिसल गई, जुबान फिसल गई यानी ये जुबान फिसलने को, भैया मेरी जुबान टूट गई, भैया गलती हो गई, घर मत लेके जाओ भैया, तो इट इज स्लिप ऑफ टंग, यानी जुबान फिसलना, इट इज अ स्लिप ऑफ टंग। व्हाट इज इट, इट इज अ स्लिप ऑफ टंग। वह फिसल कर गिर गया, फिसल कर, जुबान फिसलना है स्लिप ऑफ टंग, लेकिन वह फिसल कर गिर गया, ही स्लिप्ड यानी फिसलना, एंड फेल डाउन, वो स्लिप किया, फिसला और गिर गया। मेरी तरफ से प्लीज माफी मांग लेना, प्लीज अपोलोजाइज, माफी मांगना, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, यानी माई बिहाफ का मतलब होता है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से यानी ऑन माई बिहाफ। यह बिल्डिंग है क्या है या फिर कोई और, इज इट द बिल्डिंग और व्हाट, क्या यही बिल्डिंग है या फिर और कोई, तो इज इट द बिल्डिंग और व्हाट। जब ऐसे डॉट डॉट पे सेंटेंस खत्म करते हो तो और व्हाट, इसके अलावा नहीं तो क्या है भाई, और क्या, और व्हाट। क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। देखो लास्ट में लिखा है सकते हैं, तो यानी कैन से शुरू होगा सेंटेंस। कैन यू प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर मी, समय निकालना मतलब समय निकालना मतलब स्पेयर सम टाइम, तो क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, कैन यू प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर मी। नाउ द फोर लास्ट 6 सेंटेंसेस लेफ्ट। पागल है क्या तू, पागल है क्या तू, तो आर यू मैड और व्हाट, हम कितनी बार बोलते हैं आर यू मैड और व्हाट, पागल वागल है क्या तू, आर यू मैड और व्हाट, और व्हाट बताने के क्या, पागल है क्या तू। अब देखो पागल है क्या तू, अब यहाँ पर क्या कहीं तो लगाओगे ना, तो व्हाट में लग जाएगा। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता, तक नहीं, आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी योर फेस, आई डोंट वॉन्ट टू इवन सी योर फेस, आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी योर फेस, आई डोंट इवन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई डोंट इवन वॉन्ट टू, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी योर फेस। भी किया था ना, तो ये वहीं पर लग रहा है, चेहरा भी नहीं, सूरत तक नहीं, सूरत भी नहीं। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, विल यू डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। एहसान करना मतलब फेवर करना, डू मी अ फेवर। काश तुम मेरे होते, आई विश यू वर माइन। अब देखो आई विश यू के साथ वर लगता है माइन, मेरे, आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरे होते। एंड दीज आर द लास्ट 4 सेंटेंसेस, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म है।
इसके बाद आप लोगों को जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो कल मिलने वाली है। प्रैक्टिस शीट यू विल गेट टुमारो, जिसके अंदर आप लोगों को और 50 सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके अंदर आप लोगों को और 50 सेंटेंसेस मिलेंगे जिनकी ट्रांसलेशन आप लोगों को करनी रहेगी, और ट्रांसलेशन करने के बाद उसकी ट्रांसलेशन को चेक कर लेना नीचे आंसर की में से, ठीक है। आपको मैं कैसे समझाऊं, कैसे, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ, अब देखो डू आई, मैं ना, तो मैं कैसे, मेक यू अंडरस्टैंड, कैसे समझाऊं, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम, व्हाट रॉन्ग, क्या गलत, क्या गलत किया है, मैं क्या गलत है जो किया है मैंने उसके साथ, व्हाट इज रॉन्ग दैट आई हैव डन टू हिम। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा, इट कॉस्ट मी, इट कॉस्ट्स मी, इट कॉस्टेड मी बेसिकली, इट कॉस्ट मी, इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। आपको कोई चीज का पड़ा, जैसे यह मुझे हजारों का पड़ा, तो इट कॉस्टेड मी थाउजेंड्स, हजारों का तो यानी 1000, और थाउजेंड्स ये हजारों का के लिए, अगर 1000 रुपीज का तो इट कॉस्टेड मी 1000, ऐसे हो जाता। हमारे बीच बातचीत नहीं है, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, बातचीत ना होना, बातचीत नहीं है का मतलब है स्पीकिंग टर्म्स, या वी डोंट टॉक टू ईच अदर, सिंपल लैंग्वेज और थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स या फिर वी डोंट टॉक टू ईच अदर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, यू नीड टू रिवाइज दीज सेंटेंसेस, रिवाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इन सेंटेंसेस के अंदर उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस शीट आएगी वो आप लोगों को कल मिलेगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस शीट में जो भी सवाल दिए गए हैं उनको कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी टुमारो, प्रैक्टिस शीट विल बी देयर टुमारो, तो योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी देयर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। सो योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी देयर ऑन ट्यूसडे, और कितने बजे आएगा भैया नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ट्यूसडे को, वो 8 बजे मिल जाएगा आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर। अगला लेक्चर ट्यूसडे आएगा, प्रैक्टिस शीट मंडे आएगी, और आज जैसे संडे है तो आज हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ बच्चे हमारी स्पीकिंग इंग्लिश की एक और क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस बाय फर्स्ट ट्रांसलेटिंग देम एंड देन स्पीकिंग देम, ठीक है। दैट इज हाउ यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश, एंड राइट द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस इन अ सेपरेट डायरी, एक अलग से कॉपी में लिख लो ताकि इन चीज़ों को लर्न करने में तुम लोगों को आसानी हो, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास बच्चों यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं निहारिका आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय क्लास। मैं निहारिका अब आपको मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।